सो पार्ट नंबर 3 हमारा चैप्टर नंबर 2 का। इसके पहले वाला जो सेक्शन था उसमें हम लोगों ने विलयन के बारे में पढ़ा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा, विलयन की परिभाषा, विलेय, विलायक, सांद्रता क्या है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है तत्व और यौगिक वाला। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि पहले मैं आपको सॉरी बोल दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई ना दे, थोड़ी भारी आवाज़ लग रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर यहाँ से ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ने से पहले आप अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपने क्या पढ़ा है पहले मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैं जो आपके सामने एक चार्ट रखूँगा उसको देखने के बाद आप ये 100% मेरी गारंटी है कि आज के बाद आपको तत्व यौगिक में जो भी कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग उससे देख लेते हैं एक बार। तो ये चार्ट आपको लिख लेना है, नोट्स लेके बैठना, पहले मैं भी बोल चुका हूँ, आपको इसे याद ही रखना है। ठीक है, इस चार्ट को और इसे अच्छे से थोड़ा देखिएगा। तो जो सबसे पहला है, हमें पता है कि पदार्थ, हमारे पदार्थ वाला जो चैप्टर हम लोग सेकंड चैप्टर है कि हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं तो वापस मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस आप लोग ये चार्ट ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। तो हमने तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ है जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आपके बुक में आपको दो चीज़ ये लिखा होगा कि शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। लेकिन यहाँ पे मैंने अशुद्ध इसलिए लिखा था कि आपकी किसी सीरियस सी बात है, जो चीज़ शुद्ध नहीं है यानी क्या होगी, वो अशुद्ध होगी। और अशुद्ध हम कब कहते हैं, जब किसी चीज़ का मिश्रण होता है, यानी एक से अधिक चीज़ें आपस में मिली होती है। ठीक है, तो बुक्स में आपको शुद्ध पदार्थ और मिश्रण लिखा हुआ, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो अशुद्ध भी लिख दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से चीज़ें आएंगी, तो आएंगे तत्व और यौगिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तत्व शुद्ध है, क्या यौगिक शुद्ध है, तो हाँ, तत्व भी शुद्ध पदार्थ में आएंगे, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ में आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या आएंगे तो कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तत्व क्या है, बोल रहा है कि तत्व क्या, तो यह केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, तत्व क्या है, यह केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु क्या है, अणु क्या है और तत्व क्या है। ठीक है, तत्व की परिभाषा याद रखनी है कि तत्व क्या है, यह केवल एक ही परमाणुओं के बने होते हैं। ठीक है, आप सिर्फ इतना रखिए कि तत्व, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि तत्व क्या है, अगर एक नंबर ऐसे मान लो क्वेश्चन में आ गया तो आपको सिर्फ देखना है तत्व वह पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। बस आपको सिर्फ इतना लिखना है, एग्जाम में आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये गारंटी है। तत्व क्या है, तो तत्व वह पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, बस दैट्स इट, आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रा आराम से समझिए। जैसे कि ये समझ लीजिए कि अभी से आप सिर्फ इसे देखिए, ये मेरे पास एक पदार्थ था। ठीक है, ये एक पदार्थ है गोल, आपको से अंदर मत देखिए, आप से बाहर वाला देखिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलके बस जब हमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर आपने देखा होगा कि चावल है, चावल का आप एक टुकड़ा लीजिए। ठीक है, आपके पास चावल का एक ही टुकड़ा है, लेकिन आप बहुत सारे चावल को ले लेंगे तो क्या होगा, आपकी थाली भर जाएगी ना। ठीक है, तो आप थाली को एक जो गोल, आपका जो थाली का जो गोल वाला भाग होता है, बाहर वाला भाग, जिसके अंदर आप मान लीजिए आप चावल साफ करने जा रहे हैं और चावल आपने थाली में चावल रख दिया, तो थाली एक तरह से क्या है, चावलों का समूह उसके अंदर आ गया है क्योंकि बहुत सारे दाने दाने आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे तो इसे यही समझिए कि ये एक थाली है और इसके अंदर जो एच दिख रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजन के क्या है, अणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के क्या है, अणु हैं। तो ये क्या है, ये जो आपको थाली नुमा दिख रहा है गोल, ये क्या है, तो हाइड्रोजन के जब बहुत सारे समूह आपस में जुड़ गया है तो एक गोल जैसी रचना दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मान लो मैं ऐसे बना दूँ तो क्या होगा, अभी एक तरह से गोल गोल बन गया ना, तो वही है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन के अणुओं का समूह है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन के अणुओं का समूह है। अब मैं यहाँ पर अणु बोल रहा हूँ। ठीक है, अणु बोल रहा हूँ। अब ये जो एक हाइड्रोजन का अणु है, अब अगर इसको मैं जूम करके देखूँ, यानी अगर मैं अच्छे से देखूँ माइक्रोस्कोप से, तो ये इसके अंदर भी क्या होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे एच आपको मिलेंगे। इसके अंदर भी आपको ये जो एक हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर भी क्या होंगे, जब मैं इसको जूम करके देखूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे एच दिख रहे होंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये था एक अणु, ये क्या है, इस एक अणु, ये एक जो गोल दिख रहा है ना, इस एक गोल वाले को मैंने ऐसे बड़ा कर दिया और इसके अंदर जब मैंने देखा तो क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे एच दिख रहे होंगे। तो ये सब क्या है, ये है परमाणु और ये अकेला एक क्या है, अणु। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब
दो या दो से अधिक परमाणु, तो यहाँ पे देखो गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो दो से अधिक ही हैं, तो क्या होगा, ये सब परमाणु हैं। जब तो परिभाषा कहती है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक अणु। और जब एक से अधिक अणु आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका तत्व या फिर पदार्थ, जिसे हम लोग देख सकते हैं एवं महसूस कर सकते हैं एवं छू सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह क्या क्या कहलाता है, अणु। और एक से अधिक अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक से अधिक अणु मिलकर तत्व बनाते हैं, और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, और एक से अधिक अणु मिलकर क्या बनाएंगे, तत्व। अब तत्व बोले कि एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब क्या कि अगर मान लो मेरे पास हाइड्रोजन की गैस है, तो जब मैं हाइड्रोजन की गैस को मैं अगर देखूंगा भी माइक्रोस्कोप से, बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो भी क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के ही अणु मिले। देखो पहले क्या था, हाइड्रोजन की एक गैस थी, एक गोल को समझिए, एक हाइड्रोजन की गैस है, और जब मैंने जूम करके देखा तो इसमें मुझे क्या मिलेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन के ही अणु मिलेंगे। ठीक है, और जब मैं हाइड्रोजन के एक अणु में भी देख रहा हूँ तो क्या हाइड्रोजन के ही परमाणु मिल रहे हैं, तो मतलब क्या, तो हाइड्रोजन की गैस में क्या हुआ, सिर्फ मुझे हाइड्रोजन के ही मिल रहे हैं ना। तो यही कहने का मतलब है कि तत्व क्या होता है, यह केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि तत्व क्या है, तो तत्व यह केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ है, हाँ बिल्कुल है। यौगिक भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ में ही आएगा। अब तत्व के उदाहरण क्या, हमें पता है कुल तत्व कितने हैं, तो 118 तत्व हैं कुल मिला के। हमारे यहाँ तत्व कितने पाए गए अभी तक, 118, जिसमें से 92 प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं, और बाकी जो आपके 26 हैं वो कैसे हैं, तो मानव निर्मित हैं। ठीक है, और तत्वों के अंदर जो उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, तो तत्व के उदाहरण है। अब तत्वों को भी क्या और भागों में बांटा गया है क्या, बिल्कुल सही बांटा गया। तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक होगा धातु, अधातु और अर्धधातु। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या है होते हैं, अर्धधातु क्या होते हैं। तो फिर से बता दे रहा हूँ, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण वाले पदार्थ या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंदर 2 भाग होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और अर्धधातु। तत्व की परिभाषा क्या है, वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्व। ठीक है, अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यौगिक। यौगिक क्या है, अब देखिए तत्व की परिभाषा बोलती है कि यह केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, जबकि यौगिक क्या कह रहा है, यौगिक बोलता है कि यह 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनाते हैं, यौगिक। ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी क्या है, H2O है। तब देखिए H2O है तो जो कि एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, लेकिन हमारे हाथ में जो चीज़ है, हमारे सामने जो चीज़ पड़ी होती है वो क्या है, पानी। अब पानी में आप ऐसा तो है नहीं कि आपने हाथ डाला पानी में तो आप बोलोगे नहीं मुझे एक हाइड्रोजन निकाला है, तो कैसा डाल कर निकाल सकते हो क्या, नहीं। क्योंकि यौगिक उसे कहते हैं कि जो चीज़ मिलकर जो चीज़ तीसरी नई चीज़ बनती है वो बिल्कुल ही अलग होती है उसके पहले जो चीज़ थी। जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जब दोनों के एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, निश्चित अनुपात का मतलब है कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन, मतलब क्या है कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन 2 हों और ऑक्सीजन 1 होगा तभी मेरा क्या बनेगा, पानी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो पानी बन जाएगा, नहीं। एक निश्चित अनुपात होना चाहिए कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन के होने चाहिए परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होना चाहिए। ठीक है, जब तक तो ये क्या एक अनुपात आ गया ना, 2:1, यानी हाइड्रोजन का 2 तो ऑक्सीजन का 1। तो जब मैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में मिलाऊंगा तब मुझे क्या प्राप्त होगा, पानी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे क्या, गैस थे, मिल क्या रहा है मुझे, पानी। पानी क्या है, द्रव्य। तो पहले क्या था और अब क्या है, बिल्कुल ही अलग है, दोनों गुणधर्म अलग है। हमें पता है गैस में विसरण सबसे तेज होता है क्योंकि उनके बीच कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। द्रव में क्या होता है कि द्रव में जो विसरण होता है वो ठोस से तो गैस से तो क्या होगा, थोड़ा सा कम ही होगा, और लेकिन जो अणु उनके बीच में जो अणु होते हैं द्रव के अंदर वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन इतने भी दूर नहीं होते जितने कि आपके गैस में होते हैं। गैस में तो बहुत दूर होते हैं, द्रव में क्या होंगे, थोड़े पास होते हैं, लेकिन इतने पास तो होते हैं कि उनके अंदर गैस और द्रव्य दोनों में ही क्या पाया जाता है, द्रव्य और गैस में क्या होता है, बहाव होता है, वो बह सकते हैं। क्या ठोस बह सकता है, क्या नहीं बह सकता, क्यों, क्योंकि ठोस के अंदर अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही पास होती है, उनके बीच आकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तो वो बह नहीं सकते, उनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है,
आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यौगिक की परिभाषा याद रखनी है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक। तत्व में क्या था, जब कोई पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो तो उसे तत्व कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, यौगिक। ये सबसे ईजी डेफिनेशन है याद करने की यौगिक की। ठीक है, आपके बुक्स में ये भी लिखा हुआ कि निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन द्वारा, तो वो भी आप याद करेंगे। ठीक है, हम उसे भी पढ़ेंगे। अब यौगिक के उदाहरण क्या है, नमक, पानी, चीनी, ये सब क्या है, यौगिक के उदाहरण है। क्योंकि नमक क्या है, NaCl। नमक क्या है, जैसे कि आप ये समझिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक नमक का टुकड़ा था, बाजार गया, मैंने नमक लाया, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, अभी आपके हाथ में होगा। लेकिन नमक जो है ये बना किससे है, तो NaCl से बना है। नमक का जो छोटा सा टुकड़ा भी होगा ना, वो सफ़ेद कलर का, वो किससे बना होगा, NaCl। अब देखिए, Na सोडियम एक अलग तत्व है, क्योंकि Na के अंदर सिर्फ क्या होंगे, Na के ही परमाणु होंगे। Na क्या एक तत्व है, और तत्व किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तत्व को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जहाँ पे Na एक अलग तत्व है, Cl एक अलग तत्व है, जबकि यहाँ पर हमारा क्या था, हाइड्रोजन गैस थी, तो उसमें हाइड्रोजन के ही अणु थे, उनको देखा तो उसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु मिले। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, नमक है, नमक NaCl से बना होता है। Na एक अलग तत्व, क्लोरीन एक अलग तत्व। Na क्या होती है, धातु होती है ठोस स्वरूप में, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। तो देखो, थे ठोस, ये गैस था, जब मिल जा रहा है तब कौन से स्वरूप में मिल रहे हैं, ठोस ही मिल रहा है ना। तो ये Cl कहाँ चला गया, तो दोनों जब एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो हमारे क्या मिलता है, नया पदार्थ मिलता है। इसलिए तो हम उसे, नमक क्या है हमारा, यौगिक है। चीनी भी क्या है, यौगिक है। पानी भी क्या है, यौगिक है। तो देखो, नमक अलग तत्वों से दो अलग अलग तत्वों में से मिलकर बनाए, और परिभाषा भी तो ये बोलती है कि यौगिक क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक। ठीक है, अब आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। Na तत्व है, तत्व किनसे मिलकर बनता है, अणुओं से। और अणु किससे होता है, तो दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, अणु। और एक से अधिक अणुओं का समूह क्या कहलाता है, तत्व या पदार्थ। ठीक है, अब देखो, Na का तत्व है, तत्व यानी क्या है, अणुओं का समूह होगा। तो देखो, Na के अंदर किसके अणु होंगे, सिर्फ Na के होंगे। Na तत्व है, और तत्व क्या बोलता है, और तत्व की परिभाषा भी बोलते हैं ना कि कोई भी तत्व उसी के परमाणु से मिलकर। तो देखो, Na तत्व है, Na एक अलग तत्व है, उसके अंदर जो परमाणु भी हैं वो किसके हैं, Na के। क्लोरीन में के भी अणु कैसे हैं, तो NCl के। तो ये होता है यौगिक की सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, पदार्थ में पढ़े हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ, मिश्रण पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आएगा, तत्व, यौगिक आएंगे। उसी तरह से अब हमें पढ़ना है मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण के भी दो भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या है, विलयन, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इसके पहले लेक्चर में, कि विलयन क्या है, विलायक विलय क्या होता है, उनके गुणधर्म क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, उदाहरण का सब मैंने बता दिया। ठीक है, तो मिश्रण के दो भाग, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, तो खाली विलयन। समांगी मिश्रण में क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, विलयन। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या आएगा, विषमांगी मिश्रण में दो चीज़ें आएंगी, एक होगा आपका निलंबन और एक होगा कोलाइड। ठीक है, आने लेक्चर में इसके ऊपर एक लेक्चर लूँगा, उसमें आपको निलंबन और कोलाइड में पूरा अच्छे से समझा दूंगा। निलंबन, अब देखो, विलयन क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, उन्हें हम छान के अलग नहीं कर सकते हैं। और उन्हें अगर मैं पानी को स्थिर छोड़ दूँ तो भी उसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, वो हमेशा तैरते रहेंगे, और वो इतने छोटे होते हैं। और हमें पता है कि कणों का आकार कितना होता है विलयन के, 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, याद रखना, इसे रिपीट करते रहिएगा आप लोग। और विषमांगी मिश्रण क्या, निलंबन। तो विलयन क्या होता है, स्थायी होता है, निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है, और कोलाइड क्या होगा। तो आप याद रखिएगा कि विलयन और कोलाइड दोनों ही क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, विलयन और कोलाइड दोनों ही क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जबकि निलंबन क्या होता है, तो ये अस्थायी होता है। नेक्स्ट है, विलयन के अंदर जो विलय के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील कण नहीं होते, यानी वो गति नहीं करते, पानी के अंदर गति नहीं करेंगे। निलंबन में भी क्या होगा, गति नहीं करते। केवल कोलाइड में ही क्या होगा कि वो गतिशील होंगे यानी। ठीक है, आने लेक्चर में मैं आपको कोलाइड और निलंबन पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अब आपके बुक्स के ऊपर। ठीक है, तो एक बार अच्छे तरह से इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से चीज़ों को समझ जाइएगा। ओके, अब आते हैं आपके बुक्स के ऊपर। अब बुक्स में जो है आपका तत्व क्या है, तो एक तत्व में क्या लिखा गया है कि तत्व, रॉबर्ट बोयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, 1 MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तत्व शब्द सबसे पहले किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। कब दिया था, 1661 में। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में तत्व शब्द का उपयोग, उन्होंने सिर्फ तत्व शब्द दिया था, जैसे हम लोग तत्व कहते हैं ना, वो किसने दिया था, तो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। जबकि फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे, केमिस्ट्री के रसायन वैज्ञानिक,
कौन थे? तो एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, आप खाली लेवोइजर याद रखिए। लेवोइजर ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों की जो परिभाषा भी दी, लेकिन किसको प्रयोग करके, यानी प्रैक्टिकली प्रयोग करके तत्व की परिभाषा किसने दी? तो लेवोइजर ने। तत्व शब्द किसने दिया? रॉबर्ट बोल ने। लेकिन तत्व की परिभाषा प्रयोग के साथ किसने दी? तो लेवोइजर ने दी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि तत्व वह मूल पदार्थ है, कि तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता। मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन के परमाणु में है, अगर मान लो जैसे यही था, ये हाइड्रोजन के अणु थे, हाइड्रोजन के अणु को मैंने एक अणु में उठाया, उसमें इतने सारे परमाणु मिले, तो आप इसे कितना भी आप तोड़ोगे तो उसमें ऐसा नहीं कि अंदर से नीचे, अंदर से मुझे कोई अलग क्लोरीन का तत्व मिल जाएगा या कोई मैग्नीशियम या सोडियम मिल जाएगा, नहीं, उसी के ही परमाणुओं के ही तत्व अणु प्राप्त, छोटे छोटे अणु प्राप्त होंगे। ठीक है, वही कहने का मतलब है। तो लेवोइजर ने क्या बोला कि तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल स्वरूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित, यानी उन्हें हम और नहीं तोड़ सकते, और कोई ऐसे उससे कोई नई चीज़ नहीं बना सकते, या तोड़ते भी जाएंगे तो हमें कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, उसी के ही तत्व पाए जाएंगे, उसी के ही परमाणु पाए जाएंगे। ठीक है, तो तत्व क्या है? तो कोई भी तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता। इसे आप लोग लिख लीजिएगा डेफिनेशन में। एग्जाम में अगर तत्व की परिभाषा पूछे कि बताइए लेवोइजर ने तत्व के बारे में क्या कहा, तो आपको सीधा लिखना है। अब आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा भी याद रखिएगा कि तत्व क्या है। तो तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल स्वरूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते। बस इतना सिंपल से डेफिनेशन याद पढ़नी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि तत्व क्या है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, मैंने बताया, धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु को ही अर्धधातु कहते हैं। ठीक है, अब धातु के गुणधर्म क्या है? हमें पता है कि वो चमकीली होती हैं, वो चांदी जैसे क्या होंगे? चांदी की जैसे सफ़ेद होती हैं, सोने की तरह पीले होती हैं। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य, यानी इन्हें हम खींच सकते हैं, खींच के तार बना सकते हैं। हमें पता है कि सबसे जो तार के रूप में अगर सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? तो चांदी सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है। आघात्यवर्ध मतलब होता है कि जिन्हें पीट के लंबी चादर बना सकते हैं। तो सबसे देखो, सबसे तन्य धातु चांदी, सबसे आघात्यवर्धक धातु कौन सी होगी? तो आपकी सोना होगी, यानी गोल्ड होगी। ठीक है, और इन्हें हम पीटेंगे तो इनसे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, यानी मारोगे तो वापस भी आवाज़ आएगी। उदाहरण क्या धातु के? तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, ये सब क्या धातु के स्वरूप है। पारा एकमात्र धातु है जो पानी के स्वरूप में होती है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव्य स्वरूप में पाई जाती है। और एक और पूछता है कि उस एकमात्र अधातु का नाम बताओ जो ऊष्मा का चालक होती है। तो ग्रेफाइट, जिसका उपयोग पेंसिल में होता है, काले कलर की होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? और एकमात्र अधातु बताओ जो चमकती है। तो आयोडीन। ठीक है, इस तरह से अधातु के गुणधर्म है कि ये विभिन्न रंगों की होती है, इनके ये ताप और विद्युत के कुचालक होती है। ये ना ही चमकीली होती है अधातु ना ही प्रतिध्वनि उत्पन्न करेंगे, ना ही आघात, यानी ना ही इन्हें हम लोग पीट के लंबी चादर बना सकते हैं अधातु की। उदाहरण क्या क्या अधातुओं के? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है, ये सब क्या है? तो अधातुओं के उदाहरण। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, अर्धधातु किसे कहते हैं? तो जो भी तत्व या जो भी पदार्थ धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म को दर्शाते हैं, उन्हें क्या देते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं उपधातु या अर्धधातु। ठीक है, जो तत्व या पदार्थ धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म को दर्शाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं उपधातु या अर्धधातु। उदाहरण क्या क्या है? तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग यौगिक भी पढ़ लेंगे अच्छी तरह से डिटेल में, और ये गारंटी कि इसको पढ़ने में आपको कभी भी तत्व और यौगिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।